आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, लोकतांत्रिक राजनीति। चैप्टर 1 से आज हम शुरू करेंगे। आपके चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकतंत्र का विकास और विस्तार। लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में हम समझेंगे। जनता का संघर्ष क्या रहा है लोकतंत्र के दौरान, उसको हम जानेंगे। तो ये जो लोकतंत्र का विकास विस्तार है, उसमें जो चुनौतियाँ रही हैं, संघर्ष रहा है, उसको हम दो देशों के घटनाक्रम के माध्यम से समझेंगे कि किस किस तरीके से वहाँ लोकतांत्रिक राजनीति आती है। तो सबसे पहले हम चिली के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब है लोक मतलब लोक, तंत्र मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम, मतलब लोगों का सिस्टम। ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों की भागीदारी हो, जिसमें लोगों की मर्जी हो, तो उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश में भी लोकतंत्र है। तो हम चिली देश से शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। उसमें सोशलिस्ट पार्टी होती है, जिसके जो स्थापक होते हैं वो होते हैं सल्वाडोर आयेंदे। ठीक है, वो पॉपुलर यूनिटी नामक एक गठबंधन वहाँ पे होते हैं। गठबंधन मतलब बहुत अलग अलग पार्टी से लोग, अलग अलग विचारों के लोग आके एक साथ मिलकर राजनीति में आते हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन। तो पॉपुलर यूनिटी गठबंधन बनता है, आइंदे उसको बनाते हैं, उसको नेतृत्व करते हैं। तो 1970 में ये गठबंधन बनता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आइंदे क्या होते हैं, देश में लोगों के लिए सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सारी सेवाएं, रोटी कपड़ा मकान जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए। तो ये आप जो आगे देख रहे हैं ये फ़ोटो आइंदे का है, और ये जो लोगो लगा है उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी थी चिली में, उस पार्टी का लोगो है। और यहाँ पे आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र के लिए लोगों का संघर्ष रहता है। तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, मतलब लोग गरीबी से जूझ रहे होते हैं, खाने की दिक्कत हो रही होती है, वो सब होती है। तो आइंदे देश में सुधार करने की बात करते हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं, जो लूटने की कंपनियां हैं, जो देश को लूटती हैं, तो उसका विरोध करते हैं। परंतु आइंदे के खिलाफ जो उस देश के, चिली देश के जो अमीर लोग होते हैं, जैसे कि चर्च हो गए, ज़मींदार लोग हो गए, वो सत्ता हासिल करने के लिए आइंदे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, 1973 में बंदरगाह पे कब्जा कर लेते हैं। नौसेना का बंदरगाह होता है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर क्या होता है, 11 सितंबर 1973 को जो अमेरिकी की सरकार होती है, अमेरिका की सरकार है, उसके सहयोग के, उसके साथ से सैनिक जो गुट होता है जो आइंदे सरकार के खिलाफ होता है, वो राष्ट्रपति जो आइंदे होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं और तख्ता पलट हो जाता है और एक नई सरकार आती है, पिनोसे की सरकार। और वो क्या करती है, जो लोकतंत्र की मांग कर रहे होते हैं उनका दमन करने लगती है, उनको जेलों में डालने लगती है। एक तरीके से लोकतंत्र का दमन उस देश में होता है। लेकिन फिर से 17 साल बाद 1988 में, 1988 में सैनिक सरकार की समाप्ति होती है और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है। मतलब लोग फिर से लोकतंत्र की स्थापना के लिए एकजुट होते हैं और फिर से जो दमन की सरकार है, जो अधिनायकवाद, मतलब एक ही पार्टी का दबदबा है, या वो जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पूरा नहीं कर रही, उसके खिलाफ एकजुट हो जाती है। और यही शब्द आखिर में आइंदे भी कह के जाते हैं कि जो उनका आखिरी संदेश होता है कि लोगों का जो अंदर लोकतंत्र के लिए भावनाएं हैं वो कभी नहीं दबा सकते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से चिली में लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोकतंत्र की मांग करते हैं। अब हम दूसरे देश के बारे में समझेंगे कि वहाँ पे कैसे लोकतंत्र की स्थापना होती है। ये पूर्वी यूरोप का देश है, साम्यवादी देश है, पोलैंड। तो पोलैंड में लोकतंत्र के लिए कैसे संघर्ष होता है वो हम जानेंगे। इन सभी घटनाक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र आता है
उसके दौरान क्या चुनौतियाँ होती हैं, लोग क्या चुप रहते हैं या लोगों की भागीदारी होती है, ये आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब उस देश का क्या होता है, पोलैंड में एक पार्टी का शासन होता है, उस पार्टी का नाम होता है पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ठीक है, इसके नेता कौन होते हैं, इनके नेता होते हैं जारू जिलिस्की। कौन नेता होते हैं, जारू जिलिस्की। तो इस देश में क्या होता है, पोलैंड देश में हड़ताल करना गैर कानूनी हो जाता है। मजदूर संघ कोई हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, तो उसको दबा दिया जाता है, मतलब इलीगल है, आप हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, 14 अगस्त 1980 को गडांस्क शहर में हड़ताल होती है। लेनिन जहाज कारखाना नामक जगह पे मजदूरों की हड़ताल होती है। वहाँ पे क्या होता है, जो एक महिला होती है क्रेन चलाने वाली, क्रेन चालक, उसको गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया, मतलब बेवजह उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो लोगों के मन में गुस्सा होता है, क्रोश होता है। तो तभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रीशियन होते हैं लेक वेलेशा, वो नेता होते हैं, उस कर्मचारियों की हड़तालों को आगे बढ़ाते हैं। कौन होते हैं, लेक वेलेशा। उस हड़ताल में जो मजदूर संघ होता है वो मुख्य 3 मांगे सरकार से करता है। पहली मांग होती है कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले। मजदूर संघ क्या होता है दोस्त, मजदूर संघ होता है मजदूरों का एक संगठन कि अगर कुछ दिक्कतें हैं तो मजदूर मांग उठा सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता दिया जाए, मतलब ऐसा नहीं कि उनका दमन किया जाए, उनको माना जाए, उनकी मांगों को माना जाए, उनको सुना जाए। तो ये पहली मांग होती है। दूसरी मांग होती है प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटाया जाए। प्रेस मतलब मीडिया हो गई, समाचार पत्र हो गए या रेडियो टीवी, उस पर जिस तरीके से सरकार रोक लगा देती है या पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेती है, उसको हटाने की बात की थी। सेंसरशिप जिसको कहते हैं, उसको हटाया जाए, मतलब विचार हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो। तीसरा उनकी जो मांग होती है, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, मतलब हड़ताल के दौरान जो जिनके साथियों को, या राजनीतिक बंदी कौन होते हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, उनको राजनीतिक बंदी कहते हैं। जो देश की व्यवस्था सिस्टम में बदलाव की बात करते हैं, वो इनकी जो तीसरी मांग होती है, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ये तीसरी मांग होती है। अब क्या होता है, सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता होता है, जिसको गडांस्क संधि के नाम से जाना जाता है। गडांस्क एक शहर का नाम था, याद रखिएगा। तो उस शहर के नाम से ही एक संधि होती है जिसमें 21 सूत्री समझौते होते हैं। अब फिर पोलैंड में नया मजदूर संगठन उभर के आता है, ठीक है, जिसका नाम होता है सॉलिडरनोस्क। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी मतलब एक साथ आना, एकजुट होना। तो पोलैंड में नया मजदूर संघ बनता है। तो इसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से लोग संघर्ष करते हैं। जब दमन होता है या किसी तरीके का बहुत ज़्यादा नियंत्रण, कंट्रोल होता है, तो लोग आवाज़ उठाते हैं। आगे क्या होता है, 1988 में जो लेक वेलेशा मजदूर संघ के नेता थे, वो फिर से हड़ताल करते हैं देश में। ठीक है, पोलैंड में फिर से हड़ताल होती है, क्योंकि पोलैंड की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब वहाँ पे वही सब जो आर्थिक लोगों की दिक्कतें हैं, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही होती हैं। अर्थव्यवस्था में गिरावट हो रही होती है, करप्शन होता है, कुप्रबंध होता है, मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, ये सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो जारू जिलिस्की की एक सरकार थी पहले, उसके सामने एक संकट खड़ा होता है। वो सरकार मतलब टिकने के योग्य नहीं रहती है, क्योंकि इतने सारे संकट हैं, मतलब करप्शन देखने को मिल रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो सरकार जो है अपने खराब हालत में होती है। तो क्या करती है, वो जो सॉलिडैरिटी नामक एक यूनियन बना था, संगठन बना था, उनके सदस्यों को जेल में डाल देती है। तो उससे क्या होता है, जो वहाँ के सदस्य हैं उनको संगठन बनाने, विरोध करने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली जाती है। जो उन्होंने संगठन में 3 मांगे की थी संगठन ने हड़ताल के दौरान, उनको फिर से बोलने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, वो सब उनसे छीन ली जाती है। लेकिन फिर से क्या होता है, लेक वेलेशा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जब जब लोकतंत्र का दमन हुआ है, लोगों की आवाज़ों को दबाया गया है,
चाहे सरकार के पास कितनी भी ताकत हो, पर जनता के पास इतनी ताकत होती है कि फिर से वो अपने हितों को, अपने मांगों को लेके आती है। और आखिरकार क्या होता है, लेक वेलेशा के जब वो नेता होते हैं तो उनका जो आंदोलन है वो पूरे देश में फैल जाता है। ये आप फोटोज़ भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आंदोलन करते हैं। फिर क्या होता है, एक समझौता होता है लेक वेलेशा के बीच में, और पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव होते हैं। मतलब पहले तो एक पार्टी का शासन होता है, चुनाव जैसी चीज़ें उतना देश में नहीं होती हैं। तब क्या होता है, 1989 में 1989 में जो है एक बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव होते हैं। बहुदलीय का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुदलीय मतलब बहुत सारी पार्टीज, बहुदल मतलब बहुत सारे दल जो हैं उस चुनाव में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ये सामने आता है। अब सॉलिडेरिटी पार्टी को जो सीनेट में होता है, जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट है, ऐसे उस देश में सीनेट है, उनको 99 सीटों पर जीत हासिल होती है। किसको? सॉलिडेरिटी पार्टी को, ठीक है, जब स्वतंत्र चुनाव होते हैं। तो अक्टूबर 1990 में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें लेक वेलेशा को बहुमत प्राप्त होता है और वो देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। निर्वाचित मतलब लोगों द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति बनते हैं। तो हमने देखा दोनों देशों से, चिली देश और पोलैंड देश, किस तरीके से वहाँ पर लोग चुनौतियाँ भी देखते हैं, संघर्ष भी करते हैं और लोकतंत्र का दमन भी होता है, लेकिन आखिरकार लोगों का जो आंदोलन होता है उसके जरिए लोकतंत्र की पुनः वापसी, पुनर्स्थापना देखने के लिए मिलती है। तो आज हमने यही हम पढ़ा कि किस तरीके से लोकतंत्र लोगों की भावना से निकल के आता है, और कोई भी कितनी भी सत्तावादी सरकार कितनी भी ताकतवर हो, लोकतंत्र लोगों से ही बनता है और लोगों के लिए ही है। आज हमने लोकतंत्र के बारे में समझदारी विकसित की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में लोकतंत्र की विशेषताएं, मतलब कैसे कैसे लोकतंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, और क्या क्या किस तरीके से लोकतंत्र को डिटेल में समझेंगे आगे वाले वीडियो में। और दूसरा जानेंगे लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, कि जब लोकतंत्र का विस्तार होता है तो किन किन चरणों से आगे गुजरता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, उनको हम बारीकियों से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।